दोस्तों नमस्कार। शर्मा जी हार्ट टू हार्ट में आपका स्वागत है और मेरा नाम है संजीव कृष्ण शर्मा। कई दिनों से मेरे दिमाग में एक मुद्दे पे डिस्कस करने की इच्छा थी। दोस्तों, देश में बड़ा विचित्र सा एक माहौल बना हुआ है काफी दिनों से। देश पर एक हमला होता है 22 अप्रैल को, बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, वो भी धर्म पूछ के। एक सोची समझी साजिश थी, उस पर बाद में आऊंगा। देश में बड़ी उत्तेजना होती है, देश बड़ा इमोशनल होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़े कल्पना से परे बदले लेने की बात कही। हमारी सेनाओं ने तैयारी की। 6 मई की रात एक बड़ा ऑपरेशन भी किया गया। 9 कैंप जो टेररिस्ट के थे वो खत्म किए गए। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई की। ये पहले जो 9 कैंप खत्म इसलिए किए थे कि देखते हैं पाकिस्तान अपनी कोई कार्रवाई करता है नहीं करता है, ताकि उसकी जो असली चेहरा वो सामने आ सके। उनका असली चेहरा सामने आया, उन्होंने कार्रवाई की और उसके बाद भारत सेना को मौका मिल गया और उन्होंने पाकिस्तान के बेसिस पे भी काफी आक्रामक हमले किए। सेना ने अपना काम भरपूर तरीके से किया। बड़ी प्रेसिजन से स्ट्राइक की गई, बड़ी जबरदस्त स्ट्राइक की गई, बड़ी प्लानिंग से स्ट्राइक की गई। उसके बाद जब सेना ने ब्रीफिंग दी, सारी चीजें देश के सामने रखी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार सेना की ब्रीफिंग हुई, सीनियर ऑफिसर से ब्रीफिंग हुई। इसमें मिस्री साहब बैठे थे जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे एनडीए की तरफ से। एक रेस्पॉन्सिबल देश की तरह हम लोगों ने एक्ट किया और रेस्पॉन्सिबिलिटी से प्रिसाइजली हमारी सेना ने काम किया। उसके बाद कुछ कारण बने जो मैं समझता हूं कि एटॉमिक लीकेज पाकिस्तान में हुई और इसी के चलते अफरा तफरी में उन्होंने रिक्वेस्ट की, सीज फायर की और हमने उसको मान भी लिया, सीइंग द क्रिटिकलिटी ऑफ द सिचुएशन। बात हुई, बीच में अमेरिका ने बात की 2-4 बार और पहले तो वो कहते थे भी हमें इससे कोई लेना देना नहीं, बाद में कहते हैं मे बी दे माइट हैव आल्सो रियलाइज द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन, बट समथिंग हैज हैपेंड, समथिंग critical has happened. It's okay. Our operational goal was achieved. Our target was to kill the terrorists. We have killed it. And precisely we have told that we have not hit the army targets. We have not hit the civilian targets. Only the terrorist camps have been attacked. When पाकिस्तानी सेना ने जब रिटेलिएट किया तो हमने उन पर रिटेलिएट किया, उनके एयरबेस खत्म किए, उनके एयर स्ट्रिप्स खत्म की एंड सो पूरी सच्चाई मुझे भी नहीं मालूम। सेना ने भी इससे इनकार किया है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी हिट हुई कि न हुई, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हुआ है जिसकी वजह से आनन फानन में उन्होंने रिक्वेस्ट की और हम उसको मान भी गए। अब बात खत्म हो गई, सेना ने अपनी ब्रीफिंग दे दी, सारी चीज समझा दी गई देश को, काम तब तक खत्म हुआ। उसके बाद अगर कोई कार्रवाई होनी थी, कोई कार्रवाई डिले करनी थी या कोई भी टैक्टिक अपनाना था, वो सेना के ऊपर है और नेतृत्व के ऊपर है। हम एज ए पैट्रियटिक सिटीजन, हमारा काम इतना ही था कि हम उस चीज को देख लें, समझ लें और अपनी सेना की नीति के साथ खड़े हुए, अपने सरकार के नेतृत्व के साथ खड़े। विपक्ष ने पहले कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जब ये ऑपरेशन हो गया, जब ये सारी ब्रीफिंग हो गई, तब उन्होंने अपनी विचित्र सी बातें करनी शुरू की कि कितने राफेल हमारे गिरे, कितने प्लेन हमारे गिरे, उनका कुछ बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा, हमारा नुकसान ज्यादा हुआ। अरे भाई, जब सेना ने ब्रीफिंग दे दी तो तुम कौन से एक्सपर्ट होते हो इन बातों में डिस्कस करने वाले? अपनी अपनी डपली अपना राग लेके गाना शुरू कर दिया। अब किस किस चीज के कहां कहां आपको सबूत दें, कैसे कैसे बताएं? आप पाकिस्तान को टिप्पणी करता उसको लेके फिर यहाँ डिस्कशन शुरू करते हैं, कोई अमेरिका टिप्पणी करता उसको डिस्कशन लेके यहाँ शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से अपनी सरकार को, अपनी सेना को इस क्रूशियल मोमेंट पे अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा बड़ा विचित्र सा चरित्र बन जाता है इस समय। अब एक तरफ आप देखिए कि अब ऐसे लोगों को क्या इलाज किया जाए। आगे से तो फिर रिक्वेस्ट ये करनी पड़ेगी कि ऐसे राफेल्स के ऑर्डर दें, ऐसी 57 जो आ रहा है उसमें ऐसे हम ऑर्डर दें, ऐसे प्रोविजन बनाए कि 2-4 अपोजिशन के लोगों को नीचे उसमें डाल के ले जाया जाए, या ऐसी कोई स्लॉट क्रिएट की जाए, या ऐसा कोई एक्स्ट्रा केबिन क्रिएट किया जाए ताकि उनको अपनी दूरबीन लेके वहां बिठा दें। और फिर कुछ लोगों को ये भी पूछना पड़ेगा कि वहां कितना डैमेज हुआ। अरे भाई, बॉम्ब गिरा है तो डैमेज तो हुआ होगा। उनको अगर वो असेसमेंट चाहिए तो टू बी योर लाइटर नोट, दे शुड फर्स्ट बी कैरिड along with the aircraft and they should be, if they want, they should be dropped to measure the depth of the damage. Is it going to work? When the responsible army of a responsible country has responded officially, that's it. तो किसी भी तरह से सेना के ऊपर संदेह करना, संशय करना एक बहुत ही एक किस्म से मैं तो कहूंगा देशद्रोह का काम है, सेना को डिमोरलाइज करने का काम। दूसरी बात, जहां तक बात आई हमारी सेना की सक्षमता की, देखिए
हमारी सेना एक प्रूवन प्रोफेशनल फोर्स है। सबसे पहले तो हमारी सेना का फैब्रिक जो है वो इतना मजबूत है कि उस फैब्रिक की कॉपी पूरे देश को करनी चाहिए। ऐसा है, एक सिख ऑफिसर मस्जिद में जाके लीड करता है, उसकी अगर उस दिन मस्जिद में जाने की बारी है तो एक हिंदू वो जाता है गुरुद्वारे में, एक सिख जाता है चर्च में, लीडर्स दे कमांड दैट वे। और इतना बढ़िया फैब्रिक जिस आर्मी का हो, इतना प्रोफेशनल जिसमें हो, इतने प्रूवन जिसकी ट्रैक रिकॉर्ड हो, उस पर किसी बात का संदेह करना, उसकी किसी भी ब्रीफिंग के अगेंस्ट कोई ना कोई आलतू फालतू की बातें करना, दैट इज समथिंग वेरी डिमोरलाइजिंग। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताऊंगा जो इंडियन फोर्स, इन माय व्यू इट इज द बेस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड। तो कहते हैं अमेरिकन के पास फोर्स है, रशिया के पास है, हमें चौथी बड़ी मिलिट्री काउंट करते हैं, लेकिन बड़ी मिलिट्री से कुछ नहीं होता। द क्वालिटी ऑफ द मिलिट्री, नंबर वन विच आई वाज डिस्कसिंग, द फैब्रिक ऑफ द आर्मी। आर्मी मींस ऑल द फोर्सेस, द फैब्रिक ऑफ द फोर्सेस। नंबर टू, देयर प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। नंबर थ्री, देयर जज्बा, देयर स्प्रिट फॉर द नेशन। आप देखिए, शुरू हो जाइए 1962 से। 1962 के अंदर उस टाइम तो देश की सेना में कोई कमी नहीं थी, लेकिन रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा कमी थी। उस रिसोर्सेज को ओवरकम करते हुए भी आप क्या मेजर शैतान सिंह का नाम भूल सकते हो, जिनको वापस आने के लिए बोल दिया और वो सबको ओवरऑल करके डटे रहे, और 110 आदमियों की छोटी सी टुकड़ी ने हजारों चीनियों को दिनों तक रोक के रखा हो। ऐसी मिसालें कहां मिल सकती हैं। इस तरह हम 1965 की वार में आ जाइए। 1965 की वार में द सुपरमेसी ऑफ वेपन वाज विद द पाकिस्तानीज। उनके पास लेटेस्ट एयरक्राफ्ट थे, अमेरिका की दी हुई, उनके पास लेटेस्ट पेटेंट टैंक थे। उनका ये इरादा था कि पेटेंट टैंक चलेंगे तो दिल्ली पे जाकर रुकेंगे, उनको रोकने वाला कोई नहीं था उनके हिसाब से। लेकिन उन्हीं पेटेंट टैंकों की मेजर अब्दुल हमीद ने क्या हालत की है आप लोगों को नहीं पता। एक एसएलआर गन से 21 आर्मी में देखा आपने, किस यूएस की आर्मी में, किस रशिया की आर्मी में, किस चाइना की आर्मी में ऐसे एग्जाम्पल हैं? नहीं मिल सकते। उसके बाद आप आ जाइए 71 की लड़ाई में। आप क्या लोंगोवाल की लड़ाई आप भूल गए, जहां 120 आदमियों ने मिलके पूरी एक ब्रिगेड को, 2800 लोगों की कंपनी, ब्रिगेड क्या कहते हैं उसको डिफेंस की भाषा में, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट 128 लोगों की फोर्स को विद 150 पेटेंट टैंक्स उन लोगों ने किससे रोका? 3 माइंस थी उनके पास, 3 लैंड माइंस, ओनली 3। और उन लोगों ने उन 3 माइंस को बिछा के बाकी टिफिन बॉक्स बिछाए, और इस तरह उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी को, जब तक एयरफोर्स ना आ जाए इन द मॉर्निंग, उन लोगों ने 6 घंटे तक, 8 घंटे तक उलझा के रखा। 120 लोगों ने। ऐसी मिसाल कहां है भाई? कौन सी आर्मी में है, कौन सी लड़ाई में है? उसके बाद आप 99 कारगिल में आ जाइए। सारी चोटियां ऊपर से कब्जा ली गई, नीचे से फोर्स चढ़ रही है। 20-20, 22-22, 23-23 साल के कितने शहीद हुए, लेकिन को रुका नहीं। आप इसमें लेफ्टिनेंट विजन थापर का नाम भूल सकते हैं, कैप्टन विक्रम का नाम भूल सकते हैं, ग्रेनेडियर विजेंद्र यादव जी जो जिनको परमवीर चक्र मिला है, जीते जी परमवीर चक्र मिलता है, उनकी कहानी आपने नहीं सुनी? नहीं सुनी तो सुनिए, यूट्यूब पर देखिए। योगेंद्र सिंह के बारे में तो उन्होंने खुद अपना एक बार बताया है, अपना इंटरव्यू भी दिया है। उन लोगों की स्टोरीज को पढ़िए, इन रियल वार हीरोज की स्टोरीज को पढ़िए। ये फलाना खान, ढेंगा खान, फलाना कपूर, ढिमका कुमार, इनकी फिल्में देखना कम कीजिए और अपने एक्चुअल हीरोज की कहानियां पढ़िए, उनकी एक्चुअल कहानियां सुनिए। उनकी कोई मूवी है तो वो देखिए। जिस देश के पास इतनी बढ़िया प्रूवन आर्म्ड फोर्स हो, और इन सबसे ऊपर एक चीज और आर्म फोर्स की, हमारी इंडियन आर्म फोर्स की, जो किसी आर्म फोर्स में पूरे वर्ल्ड में नहीं है, द लोकल अरेंजमेंट्स मेड एट द स्पॉट, जिसको आप लाइटर नोट पे देसी जुगाड़ भाषा भी कह सकते हो। वो एट गिवन मोमेंट जो बाकी लोग हैं, आपके यूएस आर्मी है, रशियन आर्मी है, अमेरिका, दे गो सिस्टमेटिक। ये हथियार चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। इंडियंसों को तो हथियार नहीं चला उसको चला के मानेंगे वो, उसमें चाहे कील ठोके राइफल फॉर एग्जांपल, उसमें कुछ ना कुछ करके उसको चलाएंगे। तो हर स्थिति में वो अपने आप को एडजस्ट और रीएडजस्ट करने वाली फोर्स है। तो जिस देश के पास एक फोर्स ऐसी है जिसका फैब्रिक वेलनेट है, ठीक है, जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, और जिसके पास ओवर एंड अबाउ एक ऐसी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, सिचुएशनल प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उस सेना को अगर आप वर्ल्ड की बेस्ट सेना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सुपरमेसी। आप वेपन पे आ जाओ। वेपन हमने जो इंडियन बनाए हैं वो अपनी हिसाब से, अपने आप से कस्टमाइज करके, अपनी नीड के हिसाब से बनाए हैं। पाकिस्तान के पास तो पेटेंट टैंक थे, वो कैसे हार गए? उनके पास तो सुपीरियर प्लेन्स थे 71 में, वो कैसे हार गए? इट इज नॉट ओनली द वेपन।
हमारे पास इतनी बढ़िया फोर्स है, हमारे खुद के बनाए हुए वेपनरीज हैं, उसके बाद रशियन जो हमारा S-400 500 भी आ रहा है, उसको मिला के वेलनेट जो सिस्टम उन्होंने बनाया है, जिसको आप बोलते हैं वो सुदर्शन चक्र, उसकी ब्यूटी देखिए। ये कोई रेडीमेड सिस्टम कहीं से नहीं लाया है, इन्होंने अपने अपने डिफरेंट सिस्टम को अपने अपने हिसाब से कस्टमाइज करके, इंटीग्रेट करके, अपनी स्किल यूज करके उसको डेवलप किया है, एंड द होल वर्ल्ड इज एस्टोनिश्ड। तो ऐसी आर्मी पे डाउट मत कीजिए, आर्मी इज वेल केपेबल ऑफ डिफेंडिंग द कंट्री, और जो प्रेजेंट हमारा नेतृत्व है वो भी इस देश को अच्छी तरह डिफेंड करने में पूरी तरह मजबूत है। आप में से बहुत लोगों को शायद पता है, नहीं पता है कि ये एक पूरा ट्रैप था, इंडिया वाज टू पुश्ड इनटू अ लॉन्ग वॉर, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस चीज को बड़े तरीके से भांपते हुए, बड़े तरीके से समझते हुए, बड़ा प्रेसाइज, बड़ा कंसाइज, बड़ा इफेक्टिव स्टेप भी लिया है। ऐसा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, एक कहावत हमारे यहाँ है। तो अगर सांप भी मार दिया, लाठी भी तोड़ दी, हाथ भी तोड़वा लिया, तो ऐसी सफलता से कोई लाभ नहीं है। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ओपन है, हमने उनकी हर चीज को एसेस कर लिया है, उनकी स्ट्रेंथ को एसेस कर लिया है, उनकी चीजों को एसेस कर लिया है। अब हम अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। नैरेटिव सेट करने के बाद हम ओपन है, हम हर चीज एसेस कर चुके हैं, हर चीज उनकी स्ट्रेंथ का स्वॉट एनालिसिस कर चुके हैं, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट्स का। अब हमारी मर्जी, जब हम उनको लगेगा, जब हमें सही समय दिखेगा, तो अपना प्रहार करेंगे। जो प्रधानमंत्री ने बोल दिया है कि भी हम आतंकवाद को जड़ से खत्म करके मानेंगे, तो उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से खत्म होगा, समय से खत्म होगा, जल्दबाजी से कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते थे गए थे 4 दिन और रुकते पीओ के लिए आते। अरे भाई, पीओ के कोई सब्जी तरकारी खरीदने की चीज है क्या कि बैंगन ले गए थे आलू भी ले आए? अरे फोर्सेज में स्ट्रेटजी बनती है, सिचुएशन को देखा जाता है। जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी को नहीं बोला था कि मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए इस सेना को तैयार करने के लिए? और जब वो उस परफेक्शन से, उस तैयारी से गए थे, तो 1971 का रिजल्ट आपको नहीं पता क्या? हर चीज एक तरीके से की जाती है। जब फोर्सेस को खुला हाथ दे दिया गया प्रधानमंत्री की तरफ से, जब फोर्सेस को खुली छूट दे दी गई है, तो प्रोफेशनल फोर्सेस को डिसाइड करने दो ना भाई। आप बीच में क्यों अपनी टीका टिप्पणी करके माहौल को खराब करने की कोशिश करते हो? और इसी माहौल में देखिए कुछ अच्छे लोग साथ में निकल के आए इस चीज में। अब देखिए, एक विपक्ष के एक धड़े ने अपनी पूरी इमेज खराब कर ली, ठीक है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो पाकिस्तान पे ज्यादा यकीन करते हैं, वो अमेरिका पे ज्यादा यकीन करते हैं, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल स्टेटमेंट पे यकीन नहीं करते हैं। ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी माहौल से मैं तो सैल्यूट करता हूं ओवैसी साहब को। ओवैसी साहब ने अपने सारे डिफरेंसेस को भूलकर जिस तरह से वो देश के साथ खड़े हुए हैं, ये बिकेम ए नेशनल हीरो। आप भी बनते, आपने सपोर्ट दे रखी थी ना, आप कहते भी कि आप भी हकदार बनते, लेकिन नहीं। जब तिरंगा यात्रा निकाली कुछ लोगों ने, आप भी इसमें शामिल होते, आप भी श्रेय लेते कि हम भी तो भागीदार थे डिसीजन के। आपने वो लेने की बजाय आपने उसमें टीका टिप्पणी करना ज्यादा उचित समझा। रीजंस बेस्ट नोन टू देम। ये बड़ी विचित्र सी कहानी में नजर आई। थरूर साहब सी इसी इसी चीज से निकले हैं ना, वो अपोजिशन में है, वो नेशनल का इंटरनेशनल हीरो बन गए। जिस देश में जाते हैं, क्या उन्होंने बढ़िया एड्रेस दिया यूएस में, कोई मिसाल ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब देश एक विपत्ति से गुजर रहा हो, विपत्ति चैलेंज से गुजर रहा हो, तो सब लोगों की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो देश के साथ खड़े हो, सरकार के साथ खड़े हो, सेना के साथ खड़े हो। इधर उधर की बातें करके सबको कंफ्यूज ना करें, देश के फैब्रिक को खराब करने की कोशिश ना करें। इसलिए देश की जनता इन चीजों को ऑब्जर्व करे और ऐसे लोगों को उचित सबक सिखाए। और मैं सरकार से भी कहूंगा कि सरकार इन चीजों को और लोग कैसे कर रही है, मेरी समझ से बाहर है एज ए लेमैन। दूसरा, आइए अब आगे की रणनीति पे। जहां तक बात आई, ये तो बात एक हो गई। अब सेना इसको देखेगी, सरकार इसको देखेगी, उन्होंने कब पीओके लेना है, उन्होंने कब पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करना है, लीव इट टू देम। अब आगे जिस चीज पे हम काम कर सकते हैं उस पे काम करने की सोचे ना, उस पे किसी का ध्यान नहीं है। सबसे बड़े चैलेंज इस टाइम है, इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, इकोनॉमिकली, मिलिटरली, एवरीवेयर वी आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। इससे बहुत से लोगों को बहुत सारी तकलीफ है। ना तो यूएस चाहता है कि आप ग्रो करें, ना चाइना चाहता है आप ग्रो करें, तो वो कुछ ना कुछ आपके देश में प्रॉब्लम करने की, अस्थिरता लाने की निरंतर कोशिश करते रहेंगे। उस चैलेंज को इस देश और देश की पब्लिक को संभालना होगा, समझना होगा। जनरल मुनीर ने क्या किया था, एक वेज क्रिएट करने की कोशिश की थी।
उनकी स्टेटमेंट से एक रिफ्ट क्रिएट करने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन देश के लोगों ने समझदारी से परिचय दिया। जो वो चाहता था और वो आगे भी जो चाहता है वो कामयाब तो यहाँ के लोग नहीं होने देंगे। अरे हमारे बीच में आपस में डिफरेंस हो सकते हैं, आपस में हम लड़ सकते हैं, लड़ने की जगह पार्लियामेंट है, आप लड़िए, धरना दीजिए, कोर्ट जाइए, ये तरीके हैं, आप करिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई नहीं रोकता आपको। लेकिन जब देश के सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, देश की सेंसिटिव स्थिति से गुजरना होता है, तब एवरीबडी हैज टू एक्ट रेस्पॉन्सिबल। दिस काइंड ऑफ इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, in my view, it is intolerable. Courts should observe it, the government should observe it, and the necessary steps should be taken. ऐसे लोगों को इस तरह से बदहवासी फैलाने के लिए खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं। पाकिस्तान का एक सिस्टमेटिक ढंग से इलाज किया जा रहा है, सारी जो पानी की सप्लाई रोक दी गई है, उनके पास ट्रेड उनसे खत्म किया है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे अपने आप में इंटरनेशनल इश्यूज हैं जो डाइवर्स व्हाट यू कॉल इट एडवर्सिटीज है इंटरनेशनल, उसको हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है और उसके लिए बड़ा सेंसिबल रहना है, क्योंकि एडवर्सिटी हम पर डाली जाएंगी। नोबडी, कोई भी नहीं चाहता कि अमेरिका नहीं चाहता कि इंडिया शुड ग्रो, दे डोंट वांट अनदर चाइना टू थ्रेट देम, सो दे विल ऑब्स्ट्रक्ट ऑल द वे इन इंडियन ग्रोथ। सिमिलरली चाइना भी यही चाहता है कि इंडिया उसका कंप्यूटर बन रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी ट्रायंगल्स के बीच में हमें इस टाइम अपने आप को सरवाइव करना है, और उस सर्वाइवल के लिए अपने देश के नेतृत्व पर भरोसा रखना पड़ेगा, अपनी सरकार पे भरोसा रखना पड़ेगा, सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये आलतू फालतू की बातें नहीं चलने वाली है। वो फॉरेन मिनिस्टर को कुछ कह दिया, अपशब्द कह दिया, उसको डिमोरलाइज करना, इसको नथिंग डूइंग। आप देखिए इस टाइम जो चैलेंजेस हमारे सामने खड़े हैं, जो अमेरिका से खड़े हैं, जो चाइना से खड़े हैं, इन लोगों से हमें सावधान रह के, कंट्री के फैब्रिक को साथ रख के, हर चीज को समझ के और तब बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा। ऐसे बेहुदों की तरह नहीं चलना पड़ेगा, और ना ऐसी बेहुदा ताकतों को टॉलरेट किया जाना चाहिए। अब कुछ और थे, दो चार लोग और ने जिन्होंने बात की उसके धर्म के बारे में, हमारी सेना के स्पोक्स पर्सन थी। फिर एक और महान पुरुष आए, उन्होंने सेना के अध्यक्ष की यार उनकी जातियां गिनवाना शुरू कर दिया। अरे भाई तुम कहां जाके रुकोगे यार, कम से कम सेना को बख्श दो, देश के फैब्रिक को बख्श दो। पॉलिटिक्स के लिए और बहुत मुद्दे हैं। कोई तुम्हारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, कोई तुम्हारी शंका हो, पार्लियामेंट है ना, अब आ रहा मानसून सत्र, खूब सवाल पूछो मोदी जी से, किसने मना किया है। बट हर चीज एक डेमोक्रेटिक तरीके से, सारी बातें सड़कों पे, सारी बातें इधर उधर वल्गरापन करने से कुछ नहीं होता। उससे सिर्फ एक ही होता है, दुश्मन का फायदा होता है। वो अपना नैरेटिव सेट करते हैं, उनको फायदा होता है। अगर आप उनको फायदा पहुंचाना चाहते हो, आप देश के फैब्रिक को कमजोर करना चाहते हो, तो ये नहीं चलने वाला है। आपको एक समझदारी का परिचय देना होगा, एक जिम्मेदारी का परिचय देना होगा, और एक मजबूत देश के रूप में खड़ा होना। तब ये देश चल पाएगा, तब ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। तो मेरा यही विचार था जो मैंने लोगों से साझा किया। उम्मीद करता हूं आप इसकी पॉजिटिविटी को समझकर और इसकी यूटिलिटी को समझकर मेरी बातों का कुछ ध्यानपूर्वक अनुसरण करेंगे। यही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ देशवासियों को नमस्कार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।